अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मेरी तरफ से और डॉन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये एक पॉलिटिकल शो है, तो हमारी कोशिश होती है कि ईद पे थोड़ा बहुत हम सियासत के ऊपर भी बात कर रहे हों और उसके अलावा भी बात कर रहे हों। लेकिन आज ख़ास तौर पे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक ऐसे पॉलिटिशियन के पास आए हैं जिनको अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी मीडिया ने सबसे ज़्यादा एयर टाइम दिया, सबसे ज़्यादा टीवी इंटरव्यूज़ इनके किए गए और इन्होंने बहुत सारे चैनल्स को और बहुत से प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा रेटिंग्स भी दी एक तवील अरसे तक। इसके अलावा आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बार वफाकी वज़ीर का ओहदा रखने का एजाज़ भी आपके पास है और अपने बयानात से जब भी गुफ्तगू करते हैं तो हेडलाइंस आप ज़रूर बनाते हैं। लेकिन आजकल क्या मुख्तलिफ है, आजकल आप टीवी पर हमें नज़र नहीं आते, बहुत गायब रहते हैं। ज़्यादातर मसरूफियात आपकी जो पॉलिटिकल मामलात रहे उसकी वजह से तवज्जो अब अदालत में चलते हुए केसेस की तरफ आपकी मसरूफियात नज़र आती हैं। तो आज हम इन्हीं शख्सियत के पास पहुँचे हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग पहचान चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। शेख रशीद अहमद साहब के यहाँ हम पहुँचे हैं और आज की ईद का खुसूसी दिन हम उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। थैंक यू वेरी मच। आपको, आपके अमले को, आपके मालकान को, कैमरामैन को, प्रोड्यूसर्स को, तमाम वो लोग जो आपके अदारे में काम करते हैं, सारे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। बहुत बहुत खैर मुबारक। कहाँ गायब हैं शेख साहब आप? ये सियासी मामला तो हमें अंदाज़ा है, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि आप टीवी स्क्रीन से कैसे मीडिया ने आपकी जान छोड़ी हुई है या आपने छुड़वाई हुई है। भला हो चाइनीज़ ने एक ऐप बनाई थी टिकटॉक, उसका जहाँ पे मिलियंस में लोग आपको ज़रूर देख रहे होते हैं और शेर व शायरी करते हुए भी देख रहे होते हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जेल मैंने काटी और मैं स्कूल में ही मेरा कोर्ट मार्शल हो गया था। 1 साल कोर्ट मार्शल हुआ और मैंने पाकिस्तान का वाहिद सियासी वर्कर हूँ जिसने बच्चों की जेल काटी। तो मैं 5वीं जमात को पढ़ाया करता था और अयूब खान ने भी मेरी काफ़ी बेइज्जती की 6 नवंबर को, और लेकिन किसी ने मुझे जेल में या जो किले में तंग नहीं किया। ये पहला वक्त था गो कि मैं उनका मशकूर हूँ कि जहाँ मैंने 43 दफ़ा मैं इस दौर में जेल में भी गया, पर जेल में मैंने अपना वज़न बढ़ाने की पूरी कोशिश की। लेकिन चिल्ले में 40 दिन जिस कमरे में रहा उसने मेरा ज़हनी काम काफ़ी ख़राब किया, क्योंकि उसमें मूवीज़ चूवीज़ लगी हुई थी उस कमरे में। और वो जब मैं बाहर निकला 40 दिन बाद तो मेरी यादाश्त नहीं काम करती थी और मैं क्या कहूँ बाहर आ गए, क्योंकि जो सूरत हाल है वो तो 2 महीने लगेंगे जी। उस वक्त मैं मैदान में हूँगा। अगस्त आप तक मुझे आप छुट्टी दें। मैं जुलाई अगस्त को बड़ा अहम महीना समझता हूँ। मैं शेख साहब यहाँ पे आपको अब, क्योंकि जो आपने बात की मेंटल हेल्थ की, जब आपने बात की, बड़ा संजीदा आजकल मसला है और एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से ये इस बात को ऑन द रिकॉर्ड इजहार करना, तो जो जेलें आपने काटी और जो चिल्ला जिसको आप कहते हैं, हम सब उससे मुराद समझते हैं क्या है, तो उसमें इतना फर्क था कि कोई मतलब आप फिजिकली भी आपकी सेहत खराब हुई है, ये मेंटल हेल्थ है नफ्सियाती मेरा तौर पे? मतलब है जितनी मैंने जिंदगी में जेलें काटी, अब वो मैंने अय्याशी की। मेरा ससुराल था और तड़का देसी घी का घर से लगवा के और सब कुछ था। यहाँ पे माहौल जो था वो उन्होंने मुझे उंगली भी नहीं लगाई, बदतमीजी भी नहीं की। मैट्रेस भी दिया सोने के लिए, तकिए भी दिए हैं जी, 2 तकिए भी दिए, कुरान शरीफ दिया, मसल्ला दिया। और लेकिन मेरे हद से बाहर था मेरे साथ, क्योंकि फौज से मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात थे और मैं कहता था कि सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, मैं भी हूँ। मुझे ये तोक़े नहीं थी कि मुझे ऐसे उठा लिया जाएगा और फिर ऐसा होगा कि मेरे साथ के कमरे में मेरे भतीजे भी हथकड़ियों में लगे हुए होंगे। और बस आप यही समझे कि ये उनका मुझ पे एहसान है कि उन्होंने मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया और खाने को 3 टाइम दिया, 2 टाइम चाय भी दी। लेकिन मैं उम्र के उस हिस्से में था, मैं वो लिख कर नहीं दे सकता था इमरान खान के ख़िलाफ़ और उसकी बीवी के ख़िलाफ़ और 190 में कि मेरा मुंह काला हो जाता। 17 दफ़ा मैं वज़ीर रह चुका था, मैंने बांस पे तो नहीं चढ़ना था।
सो उन्होंने पूरी कोशिश की 40 दिन कि मैं ये काम कर जाऊं, वरना मैं तो जहाँ जब मैं पहुंचा तो वहाँ वो ऑफिसर मौजूद थे, उसने कहा शेख साहब दस्तखत करो तो इसी गड्डी ते वापस जाओगे, ये इसी गड्डी ते जाओगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा असी तानू चुक्या है जी, सानू कोई कहेगा चुक्या है तो असी कहांगे फोन करो लाल हवेली। बस उससे मैंने काफ़ी हिम्मत मेरी जो है वो जवाब दे गई। तो एक इंटरव्यू जो टीवी पे आपका बड़ा मशहूर इंटरव्यू था, तो वो उसमें भी इस किस्म की कोई बात कहलवाने की आपसे कोशिश की? जी, मैं उनसे तय करके आया था कि ये कहूँगा, तभी उन्होंने, लेकिन वो मैंने परे रख दी, बातें जितनी की उसे ओन करता हूँ, और उनकी कोई बात नहीं की, वो इस काबिल नहीं था कि उम्र के एक इस हिस्से में मैं किसी की फैमिली के बारे में ऐसी बात करूँ। और सेकेंडली जो बात उसमें, वैसे शेख साहब एक चीज बताएगा, ये जो केसेस खान साहब के ऊपर चल रहे हैं, इद्दत में निकाह का और 190 मिलियन पाउंड वगैरह, इनसे रिलेटेड बात करने का ही आपको कोई दबाव था? मेरे पे क्या था, या कोई नई बात मेरी करने तो का? ना कोई औलाद थी ना बीवी थी, मेरे पे और क्या केस बन सकता था। सारे केसों में उन्होंने जितना डाला वो जिमनियों में बाद में, और अगर इस काबिल भी होती ना कि मैं उनको क्रिटिसाइज कर सकता कि भी वो अच्छी नहीं है, या तो फिर भी शायद मैं जाती नौयत का कोई कमेंट कर देते, ये भी एक्सपेक्ट आप समझते था कि भी ये है वो है, लेकिन वो था ऐसा कि वो नहीं हो सकता था। तो फिर 40 दिन मुझे, अब आप जब कहते हैं कि 2-2.5 महीने अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आगे क्या होता है, तो हम ये कहें कि आप इस वक्त तक मायूस हैं या आप एक साजगार वक्त मायूस हूँ। मेरा मोहल्ला मेरे कहे में नहीं रहा। अगर मैं ये कहूँ, आप बुरा नहीं बनाएंगे कि मैं अपने मोहल्ले में फेल हो गया हूँ, क्योंकि मैं पहले 8 घंटे बैठता था हवेली, अब मैं 1-2 घंटे बैठता हूँ। तो कोई आता है कि बिजली का बिल नहीं है, कहता है बच्चे की फीस नहीं है, कोई कहता है वो मीटर काटने वाले आए हैं। जब कोई ये कहता है कि मीटर काटने वाले आए हैं इस गर्मी में, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मीटर ना कटे, कोई ऐसा मसला हो जाए। सो मैं गली मोहल्ले में चोरी डाकैती, और लाल हवेली के सामने, अब देखें अल्लाह मेरी तौबा के जनाजे गाह में मैं जनाजा पढ़ने नहीं जा रहा इन दिनों, छोटा राशिद शफीक जाता है, 6 आदमी आते हैं, कहते हैं ये इस दायरे में सारे मोबाइल फोन रख दो, जितने पैसे हैं सारे रख दो, मस्जिद में फजर की जमात नहीं हो रही। अगर कोई ये समझ रहा है, ये ऐसे पिंडी का हाल है जिसके उस तरफ GHQ है और इस तरफ सारा फॉरेन एम्बेसीज है, इससे ज़्यादा सेफ शहर नहीं हो सकता। ये लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल इस तरफ के इस्लामाबाद पिंडी में इस तरह के वाकयात, स्नैचिंग होना जो कराची में पेश आते थे, क्या उसकी वजह आपकी नज़र में? गुर्बत, बेरोज़गारी। कोई माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, और इन्होंने जितनी नौकरियां खाली थी वो भी ख़त्म कर दी। 38 खरब रुपए का अजाफी बजट लगाया है, सेल टैक्स 15 से 18 कर दिया है, लेवी पेट्रोल पे जो है 40 से 60 रुपए कर दिया है, 60 से 80 कर दी है, और तनख्वाहों पे भी टैक्स लगा है। और इस हमारे यहाँ ये कॉलोनियाँ बन रही थी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, रियल स्टेट, उस पर भी जो टैक्स लगा, आगे ही वो बंद पड़े हुए हैं। कोई चीज़, लोग इन दी एंड अपने बच्चों का जो जेवर था बेच के थक गए, अपना घर बेचना चाहते हैं, और उनका खरीदार नहीं है कोई। जिस घर की कीमत 4 करोड़ रुपया थी या 6 करोड़ रुपया थी, अब वो कीमत 3.5 या 4 करोड़ रुपया है। नहीं शेख साहब, जब हुकूमत होती है और ख़ासकर एक पेज पर होती है, जो PTI के दौर में आप लोग जिस हुकूमत में थे, और अब जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है, उनके इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से भी तासुर बड़ा वाजे है कि शहबाज साहब की पिक नहीं है। बचपन में मेरे पास थे, मेरे दोस्त थे, नकवी साहब, उनके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए थे, और क्रिकेट में उनको बड़ी शोहरत मिली है, उन्होंने एक तारीखी मैच जीता है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री में तो आपको पता है 2-3 मिनिस्ट्रियां नाम की वजीर होता है। इंटीरियर भी नाम का ही वजीर होता है? ये भी नाम के ही वजीर है? वैसे लोग बड़े एम्पावर्ड लगते हैं। एम्पावर्ड लगते हैं क्योंकि मीडिया में यही आ रहे हैं, मीडिया लोगों ने से इज्तनाब बरत रहे हैं, उनके मसाइल ऐसे हैं।
पहले सुबह सुबह लोग हमाम पे जाते थे या नाश्ते पे देखते थे अखबार या फलां, लोगों की भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। उनके मसाइल ऐसे हैं कि वो कहते हैं ये किसी तरीके से हल हो जाए, वो नहीं हल हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा था कि शुक्र है कि नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दिया गया, इससे हमें तासुर मिलता है कि वो कितने एम्पावर्ड है। लेकिन ये शहबाज साहब ये कह सकते हैं कि वो भी मजबूर ही इस कैबिनेट में उन्होंने जो लोग शामिल किए बाहर से, तो एक मजबूर से शहबाज शरीफ हैं इस बार, या आप समझते हैं कि वो? मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी आती है, उसका एक सेंटेंस आपके सामने अर्ज करता हूँ कि देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। सो ये केस ही केस है, फेस कोई और है। और मैं तो 2 साल पहले कह दिया था शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा, तो लोगों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया। मैंने कहा नून से शीन निकलेगी, शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा। लोगों ने इतनी बातें की, ये प्रॉमिस्ड हो गया है, फलां हो गया है। एजाजुल हक ने 2 मरतबा कहा कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा को मिलने के लिए डिग्गी में जाता था। फिर उसने साफी ने उससे पूछा कि तुम इस बयान पे स्टैंड करते हो? उसने कहा मैं इस बयान पे स्टैंड करता हूँ। और जो बंदा उनसे हारा है वो कुरान लिए फिर रहा है सियालकोट की तरह। 45 और 47 के गड़े में मुल्क को वैसे ही डाला गया। 47 इतना पॉपुलर है कि अगले जब भी इलेक्शन होंगे सारे लोग ये शौक रखेंगे कि फार्म 47 से वो इलेक्शन लड़े। लेकिन इस तर्ज सियासत में क्या एतराज़ है? कुछ चीज़ें आपने अब महसूस की जब आप कहते हैं, और हम भी आपकी सियासी जर्नी को देखते हैं, तो आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात मुख्तदर हलकों से रहे और आपको बड़ी इज्जत देते थे मुख्तदर हलके भी। आप मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर बड़े अहम ओहदों के ऊपर जब रहते थे तो तबसरा इस हवाले से भी किया जाता था कि आप एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी हैं। मैं मुशर्रफ के साथ कोई रात ऐसी नहीं गुजरती थी। मैं आर्मी चीफ के पास और प्रेसिडेंट के, मेरी ज़िंदगी में 2 तारीखी वाक़यात हैं। एक, मैंने भुट्टो का जलसा पलटा, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, लियाकत बाग में अकेला पलट दिया, अकेला दाखिल हुआ और काट दी रस्सियाँ शस्सियाँ। और मुशर्रफ के साथ जनरल कियानी को ये बात पसंद नहीं थी कि मैं इतना करीब हो जाऊं कि रात मेरे बगैर जो है, हम सिगार स्मोकर थे, तो भाभी सबा जो है वो बुरा मनाती थी बहुत, तो फिर हम चोरी छुपे काम करते थे। तो मेरे जो आर्मी से, मैं तो खुद कहता था मैं खुद गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, लेकिन ये सारे ही गेट नंबर 4 की पैदावार है और सारे इकलौते लोग हैं। एक वक्त था असेंबली में 3 अपोजिशन लीडर थे, इमरान खान 1 सीट, मौलाना ताहिरुल कादरी मिनाजुल कुरान 1 सीट, अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद 1 सीट। आज भी मुल्क में सारी सियासत 1 सीट की है। इमरान खान ना हो तो पीछे कुछ नहीं है, पीछे समझने जुम्मा जंज के साथ ही है। मौलाना फजलुर रहमान ना हो तो समझने सारे जुम्मा जंज के साथ है पीछे। शेरानी ने कोशिश की, लेकिन वली खान असफंद के बेटे का पता नहीं क्या नाम है, वो ना हो तो सारे जुम्मा बाजार है। अल्लाह आपका भला करे, पीपल्स पार्टी आसफ जरदारी ना हो तो बिलावल भुट्टो। लेकिन शेख मैं तो सारी पार्टियां पूरी आपको करके बताने वाला था। और पार्टियों का भी नाम ले लें आप इसी तरह, ताकि ये ना समझा जाए कि भाई ये कोई जो हैं वो नया सुन्नी तो आधा एक बंदा है जो कुछ भी है बने में। और अहले तशी के राजा साहब हमारे बड़े मुकद्दस दोस्त हैं, एक बंदा है। सारी पाकिस्तान की पार्टियां एक बंदा है, अगर वो बंदा ना हो तो वो पार्टियां ठुस। कोई दूसरा बंदा, इतनी मैंने 10 पार्टियों के नाम लिए हैं, आप मुझे बताएं। अच्छा, अब ये शेख साहब बताएं कि किसी की सपोर्ट से आना या पैदावार होना एस्टेब्लिशमेंट की मसला है या वो बरकरार रखना वो एक मसला है। दूसरा, आपने कहा कि खान साहब की जमात में भी उनकी एक शख्सियत ही है, बाकी कोई नहीं। यही वजह है कि अब आपको आजकल हम इतना इंगेज नहीं देख रहे पीटीआई के साथ, आप इंतजार में है कि खान साहब आए बाहर? अगर आए, मेरा तो पहले भी मैं पीटीआई में नहीं था और तल्लक भी उसी के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, और कोई जरूरत भी महसूस नहीं की और किसी से कभी मिला भी नहीं। ठीक है जी। और ये नाम मैं चैनल पे ले रहा हूँ, डॉन पे ले रहा हूँ। अगर गलत हो तो आपके चैनल पे आके तस्हीह करे कि अगर ये 10 बंदे ना हो तो ये 10 बाटियां जमीन बोस हैं, इनका कोई वाली वारस नहीं है, ये कटी हुई पतंग है।
ये लफ्ज़ मेरे मुंह पे अल्लाह ने अभी डाला है मेरे मुंह के अंदर, कि ये जो 10-12 पार्टियों का आपके सामने नाम लिया है, ये एक एक शख्सियत ना हो तो ये कटी पतंग है। कौन इसको लूटता है इसका मुझे पता नहीं, असल पार्टी जिधर है वो सबको पता है वो किधर है। चलिए फिर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। बहुत दिलचस्प आपने बात कर दी। मैं चाहूंगी कि अब आपका जो इतना एक्सपीरियंस है सियासत में पाकिस्तान की, और क्योंकि अवाम से भी इंटरेक्ट करते हैं तो वोटर की जहनीत को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो शेख साहब से पूछते हैं कि क्या वजह है कि सियासी पार्टियों में शख्सियत परस्ती है। शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज ईद के दिन हम पहुंचे हैं शेख रशीद अहमद साहब की रिहाइश का, और उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या वजह है, क्या वो मीडिया से नाराज़ हैं, इस निज़ाम से नाराज़ हैं, इनको चाहने वाले बहुत मिस कर रहे हैं जो टीवी शोज़ पे आपका इंतज़ार करते थे। और शेख साहब वैसे ये कब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी पूछना चाह रही हूँ, इसकी क्या वजह रही? ये आप समझते हैं कि अब आप जिस तरह बात खुलकर करना चाहते हैं वो आप कर नहीं सकते, इसलिए आप टीवी पर नहीं आ रहे, या कोई दबाव है आप पर? मैं तो पाकिस्तान का सबसे महंगा एंकर किसी के कहने पे बन रहा था। हाँ। मेरी इतनी बड़ी सैलरी की ये घर भी उन्हीं ने लेके दिया हुआ है, उस चैनल ने। क्या बात है। चैनल का नाम तो मैं अब नहीं पूछ नहीं सकती। तो मेरे उस्ताद शुरश कश्मीरी थे, जो आमद होती थी वो बात करनी चाहिए खुल के। अब जो सूरत हाल है, लोगों को सब कुछ मालूम है, ठीक है। आज मैं इस काले जोड़े में आपके प्रोग्राम में आया हूँ ना, तो ये किसी की चॉइस पे आया हूँ। इतने लोग, यानी कि लोगों की सोच के अंदाज, और ये मोबाइल फ़ोन सजाए मौत है जो जिसके पीछे लोग लड़ते हैं और मर जाते हैं, गोली लग जाती है। मैं क्या कहूँगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये फॉर्म 45 गलत है और फॉर्म 47 ठीक है? तो बहुत से लोग गलत कह भी रहे हैं टीवी के ऊपर जिस तरह कह रहे हैं, जब मैं कहूँगा ना तो वो अंदाज बड़ा अजीब होगा। मैं तो फैक्ट एंड फिगर के साथ कहूँगा कि भाई ये इलेक्शन जो था, ये मैं स्टूडेंट लीडर था तो ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहा था, और वहाँ फजलुल्लाह चौधरी साहब बोल के हटे तो मुझे उन्होंने बनाया सारी लड़कियों के जसूर में गया। जो कोई ढाका यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने मेरे साथ किया, उसने कहा तुम पंजाबी, इतना गंदा लफ्ज़ मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ कि हम धान के खेत में बच्चे जन्म देती हैं और तुम्हारी औरतें जो हैं एक एक महीना पहले अस्पताल में लेटी रहती हैं। मैंने जब आके लोगों को कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल जो है खराब, अब मैं लोगों को कहता हूँ KPK की सूरत हाल बलूचिस्तान की खराब है, लोग बिल्कुल लोग देखें ना, हुकूमतें ये कहते हैं जी हमने सियासत बचाई, सियासत कुर्बान की है रियासत के लिए। रियासत कौम का नाम है, लोगों का नाम है, जमीन का नाम नहीं है जी। आप मुकम्मल करने पे, ये जमीन का नाम नहीं है, लोगों का नाम है। लोगों को एक आस लगी इमरान खान के साथ, लोगों ने उसको वोट दिए कि ये शख्स एक तब्दीली है, एक बात है, हालांकि 100 बातें की जा सकती थी। और जहां फैसला होता है वहां इमरान खान का नाम नहीं था, फैसला किसी और का हो चुका हुआ था। शेख साहब, एक आम नौजवान जब टीवी देखता है, जिससे आपने कहा आज के जो लोग अवाम सब जानते हैं, नौजवान उससे भी ज़्यादा जानता है, जब आप ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं, और हमारी रियासती पॉलिसी के हवाले से भी आजकल PTI बहुत बात करती है, इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करती है, आज़ादी इजहार के बारे में बात करती है, तो जहन में सवाल यही आता है कि आप लोग जब इतनी बार, आप ख़ासकर आप वफाकी वज़ीर रहे, अहम तरीन एक पोजीशन पे थे जहाँ खुलकर न सिर्फ बात कर सकते थे, बड़े अहकामात भी दे सकते थे, तो क्या वजह उस वक्त आप इस तरह से खुलकर नहीं बात? नौजवानों की बात कर रहे हैं, 77 लाख पासपोर्ट जमा कराए हैं जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं एक आदमी को मिला बाहर, मैंने कहा तू कैसे पहुंचा? तो मेरे मोहल्ले में सफ़ेदी करता था और रंग रोगन का काम करता था। उसने कहा शेख जी ना पूछो, बारूदी सुरंगा जो निकल के समुंदरी रास्ते से। कल मेरा धोबी जो है जी, वो उसको मैंने 3 जोड़े दिए कि ईद है, इसको फ़ौरन धोने हैं। उसने कहा सर मैं तो ग्रीस जा रहा हूँ। मैंने कहा तू धोबी ग्रीस क्या करेगा? जाके तुझे ना काम आता है ना कुछ आता है।
उसने कहा था जी मर जाऊंगा ना जी, कश्ती डूब जाएगी ना, डूब जाए, लेकिन इस तरह की रुसवाई नहीं होगी मेरी कि जिस तरह की मैं, 3 भाई और 2 बहनें हैं, हम गुजारा करते हैं कपड़े धो के, और काम ही नहीं है। शेख साहब, अब आपने ये बात की है क्योंकि एक बड़ा संजीदा मसला है पाकिस्तान में, बड़े सारे नौजवान, पहले भी जो एक कश्ती का हादसा हुआ उसमें जाँ बहक हो गए, तो आप कोई पैगाम भी लोगों को दें, नौजवानों को, कि अगर आप मजदूरी भी करें अपने मुल्क में, अपनी जान मैं हुकूमत को, कमल आपने कहा है, पहली दफा जिंदगी में ये बयान देना चाहता हूँ, आज तक कभी नहीं दिया, कि कब्र को माफ कर दें, कब्र को मुफ्त कर दें। इस मुल्क में लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है, और मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने कब्रिस्तानों में लिख कर लगा दिया कि अगर आपके पास कफन और कब्र के पैसे नहीं है तो इस मोबाइल नंबर पर रिंग करें। अगर कोई ये समझता है कि उसके घर में 70,000 60,000 रुपया हर वक्त होता है तो सारे लोग नहीं हैं। ईद पे आज इसी कैमरामैन को भेजें 2 दिन ईद पे कि लोगों की क्या गाकी हुई है। मोती बाजार जैसे बाजार में लिखा हुआ है दुकान किराए के लिए खाली है। लोगों का कीमत खरीद ही खत्म हो गई है लोगों की। अब मैं इससे ज्यादा क्या डिस्कस करूं आपके सामने कि एक वक्त की लोग रोटी नहीं खाते दोपहर की, दोपहर का खाना छोड़ दिया लोगों ने। एक पैगाम आप गैर कानूनी तौर पे जाने का जो सोचते हैं उनको भी डिस्करेज करें शेख साहब, आपकी बात बड़ी सुनी जाती है। मैं नहीं करता। चले खैर, अब ये एक इंसानी अलविया है, अपनी जान को दांव पे लगा के जाते हैं। इसलिए नहीं करता कि बाज लोगों ने बड़ा रिस्क लिया अपनी जान का, लेकिन उन्होंने अपने पीछे घर का एक फर्द भी बाहर सेटल हो जाता है ना तो अपना सर गैर कानूनी तौर पे सेटल होना तो मुनासिब नहीं होता। तो इस मुल्क के इन हालात में ये पैसे लेने गए यूएई, क्या लेके आए खाली हाथ, ये सऊदी अरब गए क्या लेके आए खाली हाथ। चीन वाले, आप पे कसम है 7 कैमरा मारे, ये प्लाजा है 70 कंपनियों का दफ्तर है मेरे साथ, सारा खाली हो गया है। चीन वाले मुझे कहते हैं कि आप चीन आए जरा आपसे कोई मशवरे करने हैं। 2 दफा फोन आए हैं मुझे। मैं कहता भाई मैं क्या मशवरा दूंगा, लोग मुझसे ज्यादा हालात और वाकयात को समझते हैं, पर बेबसी है इक्तसादी तबाही की, बेबसी है लोगों की कि जिसके घर जवान बेटी है उसका मसला है। और ये जितने इस्लामाबाद वाले और दूसरे शहरों के लोग हैं इन्होंने अपने बच्चे ससुराल भेज दिए हैं। मेरे लिए ये भी प्रॉब्लम है, मैं इनके सख्त खिलाफ हूं दामादों के कि जिस मेरी गली में इतने बच्चे हैं कि रात को उनको हवेली के आगे थोड़ी सी जगह है और मैं कहता हूँ जाओ दफा हो घर चले जाओ अब, है जी। वो जितने दामाद थे उन्होंने अपने बच्चों को ससुराल भेज दिया कि जी ईद तो एक बहाना है कि जाओ नानी के पास या दादे के पास जाके ईद करो। लोगों के पास पैसा नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो दौरे करते हैं और बाहर से पैसे लाने की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं, सिविल अस्करी क़यादत के बाद मुझे बताएं, फोन करें। अस्करी क़यादत ने भी बड़ी कोशिश की है, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में अगर मैं ये बातें कह रहा हूं तो सारी दुनिया में इन बातों की ज्यादा समझ है। जो एहतराम दुनिया में अस्करी कुव्वतों का है वो सियासतदानों का नहीं है। सॉरी टू से, दुनिया में या पाकिस्तान? दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जब कारगिल का वाकया हुआ और सारे मामला खराब हुए इस तरह, और जब नवाज शरीफ जहाज में नज़ीर नाजी साहब तकरीर लिख रहे थे तो उससे पहले काम तैयार था इधर, और मैं सिगार पी रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, लात पे लात रख के, स्लीपर पहने हुए थे मैंने, क्वाटी चप्पल। और कर्नल साहब आया, उसने कहा शेख साहब तुसी किधर बैठे हो? मैं कहा मैं बैठा हूँ, मैं वजीर। उसने कहा चलो हवेली जाओ। तो मैं कहा मेरे पास तो गाड़ी कोई नहीं है। उसने किसी को बुलाया, हारून बात सुनो, गाड़ी रेंज करो। वहां मैं गया तो मुझसे पहले 22 आदमी फौज के थे। उन्होंने कहा जी हुण इत्थे ही हो तुसी साडे कोल। सर जी बात यह है कि नवाज शरीफ फिर गैरत खा जाता है कभी कभी, उसको इसलिए इख्तिदार भी नहीं मिला।
इसी वजह से नहीं मिला, या पीटीआई वाले तो कहते हैं वोट भी नहीं पड़े उनका, बाकियों को भी नहीं पड़े, लेकिन उनको बिल्कुल ही नहीं पड़े। वोट तो ये अगर औरों को दिलवा सकते हैं तो उनको भी दिलवा सकते थे। जो वोट डलवाने वाले तावीज धागे का काम करते हैं, तो ये तावीज उसको भी धागे में डाल के मिल सकता था। लेकिन दे आर वेरी कंफर्टेबल विद शहबाज शरीफ। वो पूछा कितने दस्तखत कर दें, कितने दस्तखत कर दें, वहाँ दस्तखत कर दें। नहीं, लेकिन गैरत का मुजाहरा कैसे किया? साहिबजादी उनकी वजीर आला है यही पंजाब चाहते हैं ना कि उनके खानदान के, देखें जो बात अभी मैंने पहले आपको 12-13 आदमियों को कहा कि ये चाहते ही नहीं कि ये इख्तदार जो है, ये नवाज शरीफ जिस वक्त बने तो मेरे साथ थे डॉर्चेस्टर होटल के नीचे, गाड़ी का रंग शिनाख्त कर रहे थे, तो फोन आया जनरल जिलानी का। तो एक शाह साहब थे, उनका नाम मुझे भूल गया, तो उन्होंने शाह साहब को कहा शाह जी फोन आ गया है मियाँ साहब दा, बड़े मियाँ साहब का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही वॉज ए ग्रेट मैन, जो भी हो, तो के हुकूमत जा रहे हैं। असी फ्लाई किया, असगर खान के पास गए, उस वक्त वो तहरीके इस्तकलाल के राब्ता कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने कहा जी कि हमें एक्साइज एंड टैक्सेशन की मिनिस्ट्री मिल रही है, अगर आप इजाज़त दें तो। बड़े मियाँ साहब ने कहा, तो मियाँ शरीफ ने, उन्होंने कहा जी जाएं, आपको कौन रोक सकता है। और ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर बने। और जनरल, हर आदमी जो है ना एक घोड़ा तैयार करता है जो उसके लिए रास्ता बनाए। सो जनरल जिलानी उसका पहला घोड़ा था। अब मुझे एक फिक्रा खत्म करने दें। तो जब मेंबर बन जाते हैं ना, तो फिर बुलाया जाता है मेंबरों का खाता देखने के लिए कि कौन कहाँ फिट होता है, क्योंकि अपने शाह महमूद के वालिद भी मेरे सामने ही गवर्नर बने, मैं उसमें था। तो जब वो खाता देखा जाता है, तो मैंने ऐसे करके ना, तो कागजों में से देखा ना, तो मेरा तो काला स्याह सफा था। तो मैंने कहा ये जनरल जिलानी के पास तो वैसे ही कोई स्कोप नहीं है। तो उसने सबकी बात की, तो मैं रह नहीं सका। तो मैंने कहा सर आपने हर एक से पूछा है, मैं पिंडी से हूँ, तो आप पिंडी में रहे भी हैं। तो उसने कहा आपके तारफ की कोई ज़रूरत नहीं, ठप कर दी कि आपके तारफ की ज़रूरत कोई नहीं है, आई नो यू वेरी वेल। सो आप हमारे, मेरा मतलब है दिल के बहुत करीब है। शेख साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईद का दिन है, आप साबिक जर्नल, जब हम साबिक जर्नलों की अब आपने बात शुरू की, ये ना हो कि मुझे बात फिर जनरल बाजवा, जनरल ज़हीर इस्लाम की तरफ वाली बात भी करनी पड़े। जरूर करें आप, आपने इंटरव्यू देखे ना बाजवा से, तो मेरी कोई इतनी मतलब मैं तो खान के साथ था, ठीक है। वजीर दाखिला की चॉइस जो है फौज की नहीं थी, इमरान खान की थी, ठीक है। उसने मुझे बुलाया, मैं गया, मैंने उसे अपनी नई किताब पेश की। उसने कहा ये कितनी किताब है? मैंने कहा तीसरी। कह दी 2 तो मैंने देखी है, फर्जंदे पाकिस्तान और ये लाल हवेली से इक़वाम मुत्तहिदा तक, तो तीसरी केड़ी है? मैं कहा जी वो डलते साया है ना विकी, लेकिन मेरी बेस्ट किताब सी, क्योंकि मैं इनकलाबी था और लेफ्ट को उस वक्त सपोर्ट करता था। तो कहने लगे आपको बताया उसने कि तुम वजीर दाखिला बन रहे हो? मैंने कहा जी उसने मुझे बताया ज़रूर है, लेकिन अगर आप समझते हैं तो मैं रेलवे में ही ठीक हूँ, सिर्फ एक्सीडेंट हो जाते हैं, पटड़ी बड़ी पुरानी है, ML1 का कुछ करे। सो बाजवा से मेरी कोई इतनी, 1-2 दफ़ा उसने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ ना गल कर, यानी दौरान इंटीरियर मिनिस्टर ही उसने मुझे ये GHQ में कहा कि शहबाज शरीफ ना ज़रा गप शप ला। मैं कहा सर मैंने क्या लगानी है, मैं तो वैसे ठीक। मैं बैठ गया दूर जाके, वो फंक्शन था, उन्होंने खिताब करना था, तो उसमें सब हम लोग सब वजीर गए थे। अब वो सहाफ़ियों से मिलते हैं किसी फंक्शन में, तो कस्में उठाकर वो चीज़ों से लाताल्लुक़ी। हाँ, मुझे तो खुशी हुई कि वो कुरान साथ लेकर गए हुए थे, सुना जी। शामी साहब ने तो रिपोर्ट किया था, कहते हैं कुरान उनके पास था, पता नहीं, मैंने नहीं सुना,
लेकिन ये मैंने किसी से सुना कि उनके पास 7 कुरान था। इसका मतलब है कि वो प्रिपेयर होकर आए। वो उन्होंने बिलखुसूस ये भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप उस दौर में आप क्या मैंने वोट दी थी कि इसको बाहर जाने दिया जाए। और बाजवा साहब का रोल था, उन्होंने सम्मान किया उनके भेजने का। इमरान खान ने कैबिनेट के सामने वोटिंग कराई नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए। मैं इस ख्याल में था जान छुट्टी सो लाखों पाए। जो बंदा, अब बाहर रहना कोई आसान काम नहीं है जी। ऐसे ही लोग समझते हैं कि बाहर जाए। मैंने जिंदगी में हर दफा टिकट को चेंज किया कि मेरा वापस जाऊं जी। क्या इधर मेरा मतलब है वही ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है और वही सीए है और वही सारा। कितनी दफा आपने देखना है उसको। या तो ये हो ना कि आप जा रहे हैं किसी ऐसे मिशन पे वहाँ जो आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अब कितनी दफ़ा आपने दुबई जाना है, कितनी दफ़ा आपने लंदन जाना है। बंदा तंग पड़ जाता है कि कोई तब्दीली नहीं है उधर। इंटरव्यू तो ईद का है लेकिन ईद पर लेकिन एक कंक्लूडिंग कमेंट सियासत के ऊपर, जब आप कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब में कंपैरेटिवली ज़्यादा वो गैरत का मुजाहरा कर देते हैं बीच में, तो अब जब खान साहब की जमात नज़रें लगा के बैठी है सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उनको नहीं चाहिए कि एक बड़ा पॉलिटिशियन है, 3 बार का प्राइम मिनिस्टर है, मियां नवाज शरीफ साहब को कोई इज्जत एहतराम दें और वो उनके लिए कोई मिलकर रास्ता बनाए? या ये इम्पॉसिबल है? आप समझते हैं कि उनकी भी नीयत नहीं होगी नून लीग की PTI के साथ संजीदा बातचीत करना? मेरा ख्याल आप ठीक सोच रही हैं। अब अगर वो मुज़ाकरात की बात करेंगे, ये कहेंगे हम नहीं कर रहे, क्योंकि जिस चीज के अंदर से इमरान खान निकलता हो उस पर ये ढकना देंगे। जिस डब्बे के अंदर से इमरान खान ने निकलना हो उसको ये, क्योंकि इस PTI के तोते की सारी जान उसके कब्जे में है। और मैं तो कईयों को अब जो लीडर शीडर हैं जानता भी नहीं हूं। असेंबलियों में क्या घोड़े खच्चर और गधे बंधे हुए हैं जिन्होंने आज तक कोई खबर ही नहीं बनाई 2 महीनों से। हराम है किसी ने अंदर से खबर बनाई हो। सवाए एक ये कहता है कि उधर जनाब जेल तो कुछ नहीं कहती जी। जेल क्या कहती है? एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि लोग जेलों से जमानतें ना कराएं। बिजली मुफ्त है, खाना मुफ्त है, टेलीफोन 25 रुपए का है जी, बेड मिल जाता है। और मेरा एक रेडी लगाता लाल हवेली के बाहर, और उसका नाम है खान, अभी नाम याद आ जाए मुझे, तो वो अंदर हो गया, पकड़ा गया। मेरे इर्द गिर्द हवेली के रेडी वाले सारे ही चले गए थे 9 मई में। काफी ज्यादा तादाद में पुलिस ने हाजिरी की। तो बाहर आया, मैं मिला, क्या करता तू? कहता खाना साहबा 500 रुपए पे मैं सारी जेल फांसी घाट से लेके सुबह निकलता था तो शाम को अपनी चक्की पे आ जाता था। मैंने रेट तय किया हुआ था तो 500 रुपया चक्कर में देता था और सारे दिन अपने पठानों के साथ गप्पे मारता था। और मैं तो खाना शाना पकाता रहता था, जबकि भाई लेकिन 7 साल वो पता नहीं चले। 7 साल बेनज़ीर ने मुझे कैद किया एक मसले में, भावलपुर में मेरा सख्त गर्मी में। लेकिन ये लोगों ने जो उठा के ले जाने वाला सिलसिला था ना जी, ये कभी नहीं हुआ। ये बड़ी नजायज़ बात है। और ख़ास तौर पर औरतें बेचारी, कैंसर की मरीज़ है वो राशिदा यास्मीन साहबा मौत के मुंह में है, और वो हमजा एक औरत है कोई, और एक आलिया। क्या रखा है हमसे? ये क्या कर सकते हैं? अगर ये कल चला जाता हमारा हज पे, क्या नाम है, मेरी यादाश्त इस इमरान रियाज साहब, कौन सी क़यामत आ जाती? दुआ ही करता ना जी उधर। और जिन्होंने भागना था वो पहले निकल गए। जिन्होंने भागे वो कुछ लोग शक भी करते हैं कि वो किसी मिली भगत से तो नहीं भाग गए। अगर कोई आदमी मिली भगत करके अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वो चालाक और समझदार है, बेवकूफ नहीं है। ठीक है जी। बुज़दिल जो होते हैं वो अक्लमंद होते हैं, बहादुर जो होते हैं वो बेवकूफ होते हैं हमारी तरह। पर अब इन हालात में एक ऑप्शन है अब वो खान साहब के पास, जो उनकी जमात भी जिस पे जोर देती है कि बात वो एस्टेब्लिशमेंट से ही कर लें ताकि कोई नतीजा तो निकले, बजाय इसके वो बाकियों से एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने के लिए तैयार। वो तो ऐसा नजर आता है कि बिल्कुल तैयार नहीं है इस वक्त। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि हमने बात नहीं करनी पॉलिटिशियन से। अगर उन्होंने नहीं करनी तो इनके साथ वक्त जाया करेंगे। क्या पिद्दी का शोरबा, ये क्या बेचते हैं? हालांकि उसने तो पहले कहा था मैंने इन लोगों से मिलना ही नहीं है, नून से और पीपल्स पार्टी से। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इस बजट में को वोट दे दे और कोई ऐसा दे दे तो हुकूमत तो खत्म हो जाती है।
शेख साहब, अब आखिर में, इससे पहले कि हमारे नाजरीन इस बात पे नाराज़ हों कि हमने ईद की बात आपसे की नहीं, तो कुछ बताइए कि फिर अब आपके पास अगर कुछ वक्त होता है, क्योंकि आप उस हद तक इससे पॉलिटिकली इंगेज नहीं कर रहे आजकल, तो कोई फिल्में, ड्रामे, गाने, कुछ इस तरफ है रुझान, या किस तरफ रुझान है आजकल? एक्चुअली मैं पाकिस्तान में सिल्क का एक्सपर्ट हूँ। मैंने शिम्बाशी डाइची जापान से सिल्क, और मैं सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। और कारपेट मैंने 7 साल भावलपुर जेल में मैं मशक्कत करता था ताकि कलीनों का काम सीखूं और बाहर जाके कलीनों का कारोबार करूं। दोनों मैंने ये काम किए। अब मैं दोबारा सोच रहा हूं कि भाई 2 महीने देख लूं। मैंने आपसे पहले कह दिया कि मैं, और कोई नहीं कह रहा, और तो कह रहे हैं कि जनाब अली कि सुबह तुलू हो जाएगी। मैं अभी लंबा टाइम देख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं 30 अगस्त तक छुट्टियों पे हूं। जाते जाते अगर कोई शेर सुना दें आप आजकल। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। जी में था ए हश्र, अब ना उनसे बोलेंगे कभी, बेवफा सामने आया तो प्यार आ ही गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब इसकी तशरीह हम जो है वो देखने वालों के ऊपर छोड़ते हैं, किसको बेवफा कह रहे हैं और किसका ख्याल आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे देखने वालों को भी उम्मीद करते हैं कि इस शो को आपने एंजॉय किया होगा, और ये भी उनको बता दें कि पहला मेरा सियासी शो हुआ है। मैंने तो ईद कुर्बानी और कसाई और ऊंट और गाय और गोश्त पर बहस किया है। ये पहला मेरा सारा पॉलिटिकली शो हो गया। हमें क्योंकि ये सुनने को मिला था कि शेख साहब बस ये इंटरव्यूज दे रहे हैं, उसके बाद फिर इन्होंने गायब हो जाना है, तो हमने मौके का फायदा उठाया, कुछ सियासी बातें भी इनसे करने की कोशिश की है। लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं, पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन है, तो शेख साहब दोबारा वापस हमें मंजरनामे पे नजर आते हुए भी, सियासत करते हुए भी, और खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए भी। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।